साउंड का पार्ट 2। यस, आज हम देखने जा रहे हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते हैं। और साउंड जो आप सुन पा रहे हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है जो आपके मोबाइल से निकल के आपके कानों तक पहुंच रही है। तो क्या साउंड भी लाइट की तरह रिफ्लेक्शन करती है? क्या साउंड वेव्स भी लाइट की तरह टकराकर सरफेस से बाउंस बैक कर जाती है? करेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड वेव्स भी लाइट की तरह एक सरफेस से टकराकर सरफेस स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, रफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या होना चाहिए? सरफेस की एरिया बड़ी होनी चाहिए, लार्जर देन दी वेवलेंथ होनी चाहिए। बस रिफ्लेक्शन के लिए ये रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लाइट की तरह साउंड वेव्स भी बाउंस बैक करती हैं, मीडियम पर वापस आ जाती हैं, और हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, दैट इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स पर भी अप्लाई होते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। The return of sound waves on striking a surface back in the same medium. सिंपल है। Size of the reflecting surface wavelength से बड़ा बहुत होना चाहिए। बस ये एक बहुत essential condition है। तो कहां यूज होता है इसका? मेगाफोन में। मेगाफोन जो बजाने वाला होता है, जिसमें आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। साउंड बोर्ड्स में, इवन ईयर ट्रम्पेट्स में, ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के प्रिंसिपल पर बने हुए हैं। आइए समझते हैं अब इको। क्या इको भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है? इसका मतलब है कि आपने जो आवाज अपनी दोबारा सुनी, ओरिजिनल साउंड के साथ ही सुन ली, क्या वो इको है? नहीं, वो इको नहीं है। अच्छा, आप अपने कमरे में बैठे हैं और एक बार जोर से आवाज लगाइए, हेलो करके देखिए जरा, तो अपने कमरे में करके देखो। तुम करके देखो, जहां बैठे हो वहां पे आवाज लगा के देखो अपने कमरे में, हेलो। क्या इको हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आओ समझते हैं इको क्या है और इको के कंडीशंस क्या है, कब इको होगा। इको, चलिए। द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप्ड। ध्यान देने वाली बात क्या है कि साउंड आपको दोबारा सुनाई दे रहा है। कब? जब ओरिजिनल साउंड बंद हो गई है उसके बाद। गॉट इट? तब उसे कहेंगे इको। आइए कुछ कंडीशंस जानते हैं कब कब इको होता है। याद रखिएगा, जब भी साउंड वेव इको कर रही है तो इसका मतलब है एक बार साउंड वेव्स गई ऑब्स्टेकल से, जो दूर में वॉल है, हिल है ना, उससे टकराई और वापस आई। टकरा करके साउंड वेव वापस आई। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उन्होंने? डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर वेव वेलोसिटी, साउंड वेव की वेलोसिटी निकालनी हो इको के केस में, तो फॉर्मूला हो जाएगा v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, इज इक्वल टू 2 इंटू डी। डिस्टेंस का ट्वाइस हो जाएगा, डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, एक बार जाने का साउंड वेव का, एक बार साउंड वेव का वापस आने का। तो इको के केस में 2d, डिस्टेंस का ट्वाइस अपॉन टाइम कर देंगे, वरना स्पीड का फॉर्मूला तो d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां पर ट्वाइस इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का 2 गुना हो जाएगा। तो कंडीशंस फॉर इको, आपके कमरे में इको क्यों नहीं हो रहा है? जब हेलो आप कह रहे हैं तो नहीं हो रहा है ना इको। बट किसी आप नए घर में या किसी बड़े हॉल में आप जाएं और वहां पे आवाज लगाएं, हेलो हेलो, आपको आवाज थोड़ी देर सुनाई देगी, तो इको वहां हो रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो पा रहा है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर। जो बोलने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं आवाज लगा रहा हूं, तो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि सामने की वॉल है, वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। तो जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहां आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं,
वो रूम यूजुअली 5 मीटर 6 मीटर, यस, यही हमारे रूम का या हॉल का हमारा साइज है। ठीक है, अगर आपके घर में नया कोई हॉल बना है और बड़ा हॉल है, यस, तो वहां पर इको हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का? 17 मीटर का, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और इको दोबारा सुनाई जो देता है उसे कितनी देर में आना चाहिए? द इको इज हर्ड आफ्टर एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। यस, इको 0.1 सेकेंड बाद हमारे पास वो रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड बाद हमारे कानों पे आनी चाहिए, है ना, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। याद रखिएगा, ओरिजिनल साउंड के साथ ही अगर आवाज सुनाई दे रही है तो वो इको नहीं है, और इस ओरिजिनल साउंड बंद हो गई है, स्टॉप हो गई है, और उसके बाद दूसरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो उसे कहेंगे इको। ये 0.1 सेकंड का क्या चक्कर है? यस, क्योंकि किसी भी आवाज का सेंसेशन हमारे कानों पे, किसी भी आवाज की जो सेंसेशन है वो 0.1 सेकंड तक हमारे कानों तक रहती है। ठीक है, इसीलिए अगर 0.1 सेकंड बाद आएगी आवाज तो हमें क्या होगा, वो सेकंड साउंड क्लियरली सुनाई देगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ। यस, इस पॉइंट को मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि जो सरफेस से साउंड टकरा के आ रही है, अर्थात जो ऑब्स्टेकल है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ द साउंड से बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल, चलिए, कभी आप पहाड़ों पे गए हैं, यस, कोई कुल्लू मनाली या कोई ऐसे पॉइंट्स पे गए होंगे, तो वहां हिल स्टेशंस पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे पहाड़ के इलाके हैं जहां पर इको पॉइंट होता है। सुना है ना आपने इको पॉइंट? यस, वहां पर आप जाके चिल्लाइए हेलो, तो आपको हेलो हेलो कई बार आवाज सुनाई देती है। कहीं ऐसा गए हैं आप? यस, अगर कहीं गए हैं तो आपको ध्यान होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर के चिल्लाने से क्या होता है, जो दूर पहाड़ होंगे, यस, जो आप डिस्टेंट में देख रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां से साउंड आपकी टकरा करके वापस आ रही है। वो ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर रहा है, ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा दूर है 17 मीटर से, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर है। इको 0.1 सेकंड के बाद आ रहा है, जो सेकंड साउंड आ रही है वो 0.1 सेकंड के बाद आ रही है। और तीसरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो पहाड़ है, जो कि बहुत बड़ा सरफेस है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बड़ा होना बहुत जरूरी है। आइए लाइट और साउंड वेव्स में भी डिफरेंस जानते हैं। अच्छा, जब बिजली कड़कती है तो होता क्या है जानते हैं? दोनों एक साथ होती है, बिजली भी कड़क रही होती है और यस, थंडर की गड़गड़ाहट की आवाज भी आती है। तो यूजुअली आप देखते हैं कि बिजली के कड़कने का जो फ्लैश है वो आपको पहले दिखता है और साउंड आपको, यस, थंडर का साउंड आपको बाद में सुनाई देता है, जबकि दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है पहाड़ों बादलों में। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? यस, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर। यस, अगर आप मुझे इस डिफरेंस को भी समझेंगे तो आपको कुछ क्लू भी मिल जाएगा। क्या बताना है आपको? वाई द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन बिफोर द थंडर। ठीक है, थंडर के सुनने से पहले आप फ्लैश और लाइट को क्या पहले क्यों देख लें, जबकि दोनों साथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आई एम नोइंग कि आप में से बहुत को इसका आंसर मालूम है। और क्या करना है आपको? यस, आपको कमेंट में आंसर लिखना है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो इट एंड आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ योर आंसर्स। क्या आप मेरे फिजिक्स के यस क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के चैनल को फॉलो कर रहे हैं? अगर फॉलो कर रहे हैं तो यस, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप सुपरस्टार्स को ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यस, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में भी मैंने डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है, सिर्फ ये पढ़ाई का ग्रुप है, जिसमें कोई और बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। यस, ये ग्रुप क्लोज्ड ग्रुप है, सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट सिर्फ इसमें आपको मैं प्रोवाइड करता हूं और आपका जवाब भी उसमें ले सकता हूं। तो यस, ध्यान रखिएगा, फेसबुक में भी आप सुपरस्टार्स ग्रुप मैंने बना रखा है, उस पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारे मेरे नोट्स, वीडियोस, लेसन्स सब ऑल द टाइम उपलब्ध रहते हैं। क्यों? आइए डिफरेंसेस समझते भी हैं इस पॉइंट को। तो लाइट वेव्स, यस, जो बिजली, यस, आपने जैसे टॉर्च जलाया तुरंत रोशनी दिखाई देने लगती है ना, तो वो लाइट वेव्स हैं। तो लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जबकि साउंड वेव्स कैसी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स
ट्रेवल इन वैक्यूम कर सकती हैं क्योंकि उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जबकि साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए। इसका मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। इसका मतलब ये भी आया कि अगर मून पे मैं आपको पढ़ाऊं तो मेरी आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। आपको लगेगा कि सर का मुंह तो चल रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा है, गॉट इट? क्योंकि इस मून पे क्या है, एयर नहीं है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेरिएबल है, टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंज भी होती रहती है, बट अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पे 330 मीटर पर सेकेंड है। लाइट की वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिसमें वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन मूव करते हैं, जबकि साउंड वेव्स कैसी होती हैं? साउंड वेव्स में पार्टिकल्स पास और दूर जाते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन रेयरफैक्शन। साउंड पार्टिकल्स, साउंड वेव्स में जो मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के द्वारा आपके और मेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। क्या आप इस नोट्स को कॉपी करना चाहते हैं? अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं और आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेकर इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर का नाम लिखिए और बाय सर तरुण पंडित टाइप करिए। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स क्यों इतनी यूजफुल हैं, आइए जानते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, अर्थात दूर तक ये ट्रेवल कर सकती है बिना कहीं बेंट हुए, जैसे कि टॉर्च से निकली लाइट। और क्या कर सकती है? दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इजिली इन अ मीडियम। नेक्स्ट, दे आर मोर एनर्जेटिक देन ऑडिबल साउंड। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड फिक्स है, ठीक है? जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स हैं, जो ऑडिबल रेंज हम सुन सकते हैं, वही सेम अल्ट्रासोनिक साउंड की भी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की भी स्पीड है। बट अंतर क्या है कि इसमें ज्यादा एनर्जी है, ये किसी सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है और अनडेविएटेड रहता है, ट्रेवल करता है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कैन बी लिमिटेड और दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम। जैसे मैंने कहा था, टॉर्च की लाइट या लेजर लाइट की तरह आप एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट जैसे छोड़ सकते हैं, वैसे ही ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कॉन्सेंट्रेटेड बीम की तरह जाती हैं, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती हैं और वापस आ जाती हैं। गॉट इट? तो ये प्रॉपर्टी है जो इसको औरों से अलग बनाती है। आइए इन प्रॉपर्टीज का हम क्या अपने नेचर में, अपने आसपास यूज करते हैं और हो रहा है, इसको जानने के लिए समझते हैं। यूज ऑफ इकोज बाय बैट, डॉल्फिन्स एंड इवन फिशरमैन्स। बैट्स, चमगादड़, आपको मालूम ही होगा कि बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करते हैं, और यही वेव्स क्या करती हैं, जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो टकरा करके साउंड वेव्स उनके कानों तक आ जाती है। क्योंकि ये नैरो बीम में जाती हैं, बिना किसी सरफेस से एब्जॉर्ब हुए बाउंस बैक हो जाती हैं, तो उनके कानों तक आ जाती हैं। अगर ये साउंड वेव्स जल्दी लौट के ये साउंड वेव्स जल्दी लौट के उनके कानों तक पहुंच जा रही हैं, तो बैट समझ जाते हैं, चमगादड़ समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्स्टेकल है, वो नजदीक है उनके। और अगर कहीं डार्क में उन्हें फ्लाई करना है तो वो इसी का यूज करते हैं। इवन अपना शिकार भी, अपना प्रे भी जो है वो इसी का इस्तेमाल करके कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते रहते हैं और उसके रिटर्न से पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो बैट्स कैन फाइंड ऑब्स्टेकल एंड लोकेशन इन द डार्क बाय साउंड रेंजिंग। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है साउंड रेंजिंग। इवन डॉल्फिन्स, समुद्र में जो डॉल्फिन्स हैं, they can find their enemy, their prey and the obstacle using these
साउंड वेव्स। इवन जो फिशरमैन्स होते हैं उनकी बोट्स में एक अल्ट्रासाउंड एमिटर लगा होता है। अल्ट्रासाउंड एमिटर अल्ट्रासाउंड को लगातार क्या करता रहता है, एमिट करता है, छोड़ता रहता है। और एक रिसीवर लगा होता है अल्ट्रासाउंड, जो कि क्या करता है, इस एमिटेड साउंड वेव्स को जब जाके टकरा करके वापस आती हैं, बाउंस बैक करती हैं, तो वो रिसीवर क्या करता है, उस साउंड वेव को कैच कर लेता है और इसके जाने और आने, साउंड वेव के जाने और आने के टाइम से वो कैलकुलेट कर लेता है कि ऑब्स्टेकल कितना दूर होगा। तो ये हेल्प करता है फिशरमैन्स को जानने में कहीं आसपास मछलियों का भंडार तो नहीं है, कहीं आसपास नजदीक में शोर तो नहीं है। Got it? तो फिशरमैन कैन फाइंड द shoal ऑफ फिश यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। इवन जब समुद्र में जब बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं तो उन सब में अल्ट्रासोनिक एमिटर भी लगा होता है और रिसीवर भी लगा होता है। ये अल्ट्रासोनिक एमिटर और रिसीवर हेल्प करता है उनको समुद्र की गहराई नापने में। कहीं रास्ते में आइसबर्ग तो नहीं है, कोई बड़ा ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो वो सब किससे मदद से जान सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से। गॉट इट? तो यूज ऑफ इको बाय सोनार एंड रडार। आइए, सोनार तो आपने नाम सुना ही होगा, चलिए बताता हूं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। SO के लिए हो गया साउंड और NA हो गया नेविगेशन एंड R इज रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं ये आर सेंड इन द सी। समुद्र में अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, निकलती रहती हैं अल्ट्रासाउंड एमिटर द्वारा। मैंने कहा था बड़ी बड़ी शिप्स में अल्ट्रासाउंड एमिटर्स लगे होते हैं एंड दे आर रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो ऑब्स्टेकल से टकरा करके साउंड वापस रिसीव होती है रिसीवर द्वारा, अल्ट्रासाउंड रिसीवर द्वारा। दोनों ही शिप में नजदीक नजदीक लगे होते हैं, एमिटर और रिसीवर। फिर क्या होता है, द डेप्थ ऑफ द सी कैन बी फाउंड बाय इको डेप्थ साउंडिंग। और इस प्रोसेस से समुद्र की गहराई नापी जा सकती है। समुद्र में कोई ऑब्स्टेकल है, और कितना दूर है वो ऑब्स्टेकल, ये नापा जा सकता है। मेथड का नाम है सोनार। आइए, अगला मेथड है रडार। रडार, दैट इज RA, दैट इज रेडियो, D दैट इज डिटेक्शन एंड R रेंजिंग। तो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा सेंड करके हम जान सकते हैं कि हमारा ऑब्स्टेकल है कि नहीं है, और ऑब्स्टेकल है तो वो कितने रेंज में है, कितने डिस्टेंस में है, इसको जाना जा सकता है। आपको पता होगा कि जब दुश्मन का हवाई जहाज हमारे देश की सीमा में घुस जाता है तो हमारे रडार बता देते हैं, हमारी आर्मी को अलर्ट कर देते हैं कि दुश्मन का हवाई जहाज आ गया है हमारे देश के अंदर, वो कहां उड़ रहा है, कितनी गति से उड़ रहा है, उसकी हाइट क्या है, ये सब बता देता है कौन, रडार। गॉट इट? तो रडार भी सोनार की तरह ही काम करता है, इसमें एमिटर भी होता है और रिसीवर भी लगा होता है। बट मैंने कहा इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, माइक्रो जो बहुत दूर तक चली जाती वेव्स है उनका इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स मेडिकल की फील्ड में भी बहुत चमत्कार कर रही हैं। क्या आपको मालूम है, जब लोगों को पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाना है ना, किडनी में स्टोन हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कि स्टोन कहां है, स्टोन की साइज क्या है, मालूम है आपको ना। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड आज मेडिकल फील्ड में बहुत चमत्कार कर रहा है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स। हार्ट का, लंग्स का, लिवर का क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। इवन मदर्स ये जान सकती हैं कि उनका न्यूबॉर्न बेबी सही है कि नहीं है, सही ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसकी मदद से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से उसका इमेज बन जाता है, उसकी तस्वीर बन जाती है, उस ऑर्गन की तस्वीर बन जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। इस प्रोसेस का नाम रखा गया है अल्ट्रासोनोग्राफी। जिसमें उस इमेज, उस बॉडी के ऑर्गन का इमेज बन जाता है। और हार्ट का अगर इमेज जानना है, हार्ट कैसे काम कर रहा है इसको जानना है, तो इकोकार्डियोग्राफी,
यस, ये क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर द इमेज ऑफ द हार्ट। अगर आपको हार्ट के वर्किंग, उसकी इमेज जाननी है तो आपको लगाना पड़ेगा इकोकार्डियोग्राफी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को जो आपकी तरह ही बोर्ड का एग्जाम्स दे रहे हैं उनको भी हेल्प करो। यस, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप एक स्पेशल डेडिकेटेड ग्रुप है, यस, आईसीएससी सुपरस्टार्स, जो कि क्लास 10th का ग्रुप है, उसको भी जरूर आप ज्वाइन करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लविंग, कीप लर्निंग, बाय।